Good morning, everyone. Today we will start the next chapter. उसका नाम है जैन की देन. Children, there are two chapters in this. रविंद्र केलेकर के द्वारा लिखे दो चैप्टर्स आपकी बुक में हैं, लेकिन सीबीएसई ने पतझड़ में टूटी पत्तियां ये जो चैप्टर है इसको कट कराया है और इसका जो नेक्स्ट है जैन की देन वो हमारे सिलेबस में है. तो लेट्स स्टार्ट. रविंद्र केलेकर का जीवन परिचय. 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे. गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखक में जनजीवन को अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है. यानी इन्होंने अपने विचार उस समय जो जनजीवन के विभिन्न पक्ष थे, क्योंकि जैसे कि लिखा गया है गोवा मुक्ति आंदोलन के इसमें शामिल हो गए थे, तो वे क्रांतिकारी तो थे और उनके लेखन में भी यही झलकता है. उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया कि जो परिस्थितियां उस समय देश की थी उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए. इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है. इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो जो अनुभव किया अपने जीवन में या फिर उन्होंने जो जो भी चिंतन किया यानी जो भी विचार किया, उन विचारों और उन चिंतनों से वे सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. कोंकणी मराठी के शीर्षस्थ लेखक पत्रकार रविंद्र केलेकर को कोंकणी में 25 और मराठी में उन्होंने 3 और हिंदी और गुजराती में कुछ पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं. केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन किया और उनका अनुवाद किया. काका कालेलकर भी एक बहुत महान लेखक थे. गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं. कोंकणी में ये जो वर्ड दिया है ये कोंकणी में है, इसका ये जो शब्द कोंकणी भाषा का है. उजवा ढाचे, सूर, समिधा, सांगली, कोथांबे मराठी में, कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां. पतझड़ में टूटी पत्तियां एज आई टोल्ड यू ये आपके कोर्स में नहीं. पाठ प्रवेश. पाठ प्रवेश में है कि ऐसा माना जाता है कि थोड़े में कुछ कह देना कविता का गुण है, लेकिन कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तो उससे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए. चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है कि कम शब्दों में अधिक अर्थ की उत्पत्ति करना. जैसे कि अभी हमने दोहे पढ़े, कबीर की साखियां पढ़ी, बिहारी के दोहे पढ़े, तो उसमें हमने ये देखा था कि गागर में सागर भरना, कि कम शब्दों में अधिक अर्थ की उत्पत्ति करना ये कविता का गुण माना जाता है. लेकिन यदि हमें किसी गद्य रचना में दिखाई दे तो जो ये कहावत है या मुहावरा है कि सार सार को गही रहे, यानी सार को ग्रहण करना है, थोथा दे उड़ाए, और जो असार है उसे उड़ा देना है यानी उसे छोड़ देना है. तो ये वाली जो बात है या फिर ये वाला जो मुहावरा है यह रविंद्र केलेकर के साथ जिसको हम कहते हैं सार्थक नहीं है, उसपे फिट नहीं है. क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कम शब्दों में अधिक अर्थ की उत्पत्ति करने का प्रयास किया है. सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है. सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण है या परिणाम है, दोनों सही है. यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने भी किया है.
प्रस्तुत पाठ के प्रसंग में पढ़ने वालों से थोड़ा कहा और बहुत समझने की मांग करते हैं। इन्हें रविंद्र केलेकर ने ये जो पतझर की टूटी पत्तियां, ये जो पाठ लिखा है, इसके अंदर 2 पाठ और हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि पढ़ना कम है, हमें समझना ज्यादा है। इसकी उन्होंने मांग की है कि आपको पढ़ने के लिए जो मैटर है, जो सेंटेंसेस है, वो बहुत कम है, लेकिन उससे जो अर्थ निकलता है उसको समझने के लिए आपको बहुत समय चाहिए। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की ही नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। इन्हें इसको हमें पढ़कर सोच छोड़ नहीं देना है, बल्कि इसको ग्रहण कर एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने का प्रयास करना है। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू कि ये जो गिन्नी का सोना है आपके कोर्स में नहीं है, राइट। और दूसरा प्रसंग है झेन की देन, ये जो हमारे सिलेबस में है। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। जापान एक बहुत छोटा देश है, लेकिन विकसित देश है। वहां के लोग इतने ज्यादा मेहनती हैं कि उनके इस मेहनती स्वभाव के कारण ही वह विकसित देशों में गिना जाता है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जो इस पाठ में लेखक ने बताए हैं। और विल स्टार्ट द चैप्टर। झेन की देन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। तो लेखक जब जापान यात्रा पर गए तो जापान में मैंने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। तो अपनी जापान यात्रा के दौरान लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि जापान के लोगों को बीमारियां कौन सी ज्यादा होती है। तो उनके मित्र ने कहा मानसिक। मानसिक मीन्स मेंटल। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी यहाँ के 80%, 80% लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। इसकी क्या वजह है? लेखक ने वजह जानना चाहा। तो उनके मित्र ने कहा कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाने लगते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने का काम हम 1 दिन में करना चाह रहे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है, और उस पर जब स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो लेखक ने कहा कि दिमाग की गति 1000 गुना बढ़ जाती है। और फिर एक ऐसा ऐसा क्षण आता है कि जब दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है कि दिमाग का जो इंजन है वही टूट जाता है, और यही कारण यहाँ पर मानसिक रोग बढ़ गए हैं। चिल्ड्रन, इसमें यही बताया है कि जापान के लोग इतने मेहनती हैं, वैसे ही उनके जीवन की रफ्तार बहुत तेज है, बहुत तेज है। वे लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। हमने भी कई वीडियोस देखे होंगे कि उसमें जब उनको दिखाया जाता है तो इतनी तेजी तेजी से चलते हैं। लेखक ने कहा वे चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, बोलते नहीं बकते हैं। यानी बोलना, किसी को कुछ बताना है वो भी इतने जल्दी जल्दी बोलते हैं, यानी उनकी रफ्तार बहुत तेज है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। यानी जापान के लोग भी जब अकेले में भी रहते हैं तो भी उनके दिमाग की रफ्तार जो है वो इतनी बढ़ी रहती है कि वे अपने आप से ही लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग चिल्ड्रन कि यहाँ पर जापान के लोगों की तेज रफ्तार जिंदगी का वर्णन किया है कि उनके दिमाग की रफ्तार भी बहुत तेज है, वे लोग चलते भी बहुत तेज हैं, वे बोलते भी बहुत तेज हैं, काम भी बहुत तेज करते हैं,
और जब वो अकेले में भी रहते हैं तो भी दिमाग की रफ्तार इतनी तेज रहती है दिन भर कि जब शाम को जब वो एकांत में रहते हैं तब भी वे बड़बड़ाते रहते हैं। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि जापान जो छोटा देश है, जब वो अमेरिका से स्पर्धा करता है, प्रतिस्पर्धा यानी उससे compete करता है, तो 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना है, तो जो काम 1 महीने में पूरा हो रहा है, उसे हम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भी दिमाग की रफ्तार पहले से ही तेज है, और फिर कंपटीशन का एक स्पीड का इंजन जब दिमाग में लग जाता है कि अरे इस काम को हमें 1 दिन में पूरा करके दिखाना है, तो जो दिमाग की रफ्तार है वो 1000 गुना और तेज हो जाती है। जो दिमाग है वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। तो मानव की भी एक सीमा निर्धारित की है ईश्वर ने कि मनुष्य को कितना काम करना है, कितना आराम करना है, और उसके दिमाग की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए ताकि उसका जीवन स्वस्थ रहे। लेकिन जब ये गति बढ़ जाती है तो क्या होता है कि एक क्षण ऐसा आ जाता है कि दिमाग में तनाव इतना बढ़ जाता है कि दिमाग का इंजन टूट जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर मानसिक रोग बढ़ गए हैं। यानी यहाँ पर 80% बहुत ज्यादा होता है, 80% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, और इसका कारण सिर्फ तेज रफ्तार जिंदगी है। फिर लेखक ने कहा कि शाम को उनके मित्र उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए। ये जो झेन की देन है, यह एक टी सेरेमनी ही है। तो लेखक ने कहा कि शाम को उन्हें एक टी सेरेमनी में ले जाया गया। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। चिल्ड्रन, देयर इज वन क्वेश्चन एट द बैक कि जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, चा फिर हाइफन नो हाइफन और य में बड़े यू की मात्रा, चा नो यू। तो चाय पीने की इस विधि को जापानी में कहते हैं चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी। अब लेखक अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहे हैं कि वह इमारत कैसी थी। तो 6 मंजिला थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बहुत बड़ी इमारत थी। उसके 6वें मंजिल पर उन्होंने एक फ्लैट को या फिर एक घर को एक पर्णकुटी में परिवर्तित कर दिया था। यानी उसको कुछ ऐसा लुक दे दिया जैसे कि वो जंगल में बनी हुई पत्तों की कुटिया है। उसकी छत पर क्या, दफ्ती की दीवारों वाली, दफ्ती यानी जिसको हम कहते हैं हमारे कॉपीज पे जो हार्ड कवर होते हैं, दैट इज कॉल्ड दफ्ती। जो सामान जो कार्टन्स में आते हैं, दैट इज दफ्ती। तो दफ्ती की दीवारें थी, और तातामी यानी चटाई की जमीन थी, यानी जमीन पर क्या बिछा दी थी, तो चटाई। और दीवारें कैसी थी, तो दफ्ती वाली दीवारें थी। छत पर दफ्ती की दीवारें थी और जमीन पर उन्होंने चटाई बिछा दी थी, और एक सुंदर पत्तों की कुटिया में उसको परिवर्तित कर दिया। यानी जब आप जाएंगे तो जैसे जंगलों में पर्णकुटी बनाई जाती है, पत्तों की छत वाली जो कुटिया बनाई जाती है, तो उस फ्लैट को उसमें कन्वर्ट कर दिया था कि वो एक पर्णकुटी के समान दिखाई दे। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब यानी जिसका कोई आकार कैसा है, तो बेढब है, बिगड़ा हुआ कुछ है, जिस जो सही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ भी आकार वाले बर्तन, मिट्टी के बर्तन में क्या था, वहां पर पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर कौन बैठा था, तो चाजीन। जो व्यक्ति चाय पिलाता है उसे जापानी में क्या कहते हैं, चाजीन। अंदर चाजीन बैठा था। देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो यानी आइए, तशरीफ
लाइए, कहकर उसने स्वागत किया। बैठने की जगह भी दिखाई। फिर उसने चाजिन ने अंगीठी सुलझाई। अंगीठी यानी जो स्टोव होता है, जो चूल्हा होता है, दैट इज अंगीठी। उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर उसने कुछ बर्तन लाए। तौलिए से बर्तन उसने साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। जय जयवंती एक राग का नाम है। जो संगीत के बारे में जानते हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि जो जय जयवंती है वो एक राग का नाम है। जहाँ पर लेखक ने चाजीन की हर क्रिया को बहुत ध्यान से देखा कि उसने पहले तो कमर तक झुककर दोजो कहकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने की जगह दिखाई, फिर अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी यानी चाय जिसमें बनाई जाती है वह बर्तन। फिर बगल के कमरे में भी जाकर कुछ बर्तन लाया। तौलिए से उसने वे बर्तन भी साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से यानी इतने व्यवस्थित ढंग से उसने की कि लेखक को उसकी हर मुद्रा में, भंगिमा यानी उसकी हर क्रिया में ऐसा लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। यानी उसने बहुत गरिमापूर्ण ढंग से ये सब कार्य किया। वहां का वातावरण एकदम शांत था। चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। यानी जो पर्णकुटी थी, आगे उसमें आएगा कि उसमें सिर्फ 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। 3 आदमी से चौथा आदमी वहां पर नहीं जा सकता। और वहां की मुख्य बात थी शांति। और वहां पर लेखक और मित्र 2 ही व्यक्ति थे। इतनी ज्यादा शांति थी कि जो चायदानी में पानी उबल रहा था, खदबदाना यानी उबलना, कि पानी का जो खदबदाना था यानी उसका उबलना तक सुनाई दे रहा था। चिल्ड्रन, जब आप लोग भी घर में देखेंगे कि पानी उबल रहा है तो उसकी भी एक आवाज आती है। तो इतनी शांति थी कि पानी के उबलने की आवाज लेखक को आ रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। फिर उसने चाय बनाई और उसने वह 2 प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे, वे लेखक, उनके मित्र और उनके साथ एक और व्यक्ति। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है कि जो चानोयू है, जो चाय पीने की विधि है, इसमें शांति मुख्य बात होती है। इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। अब जो चाय पीने की विधि है, हमें ये लग रहा है कि इसमें कौन सी विधि चाय पीने की, चाय चाय होती है, प्यालों में डालो और उसे पी लो। लेकिन चाय पीने की विधि कैसी थी कि 2-3 आदमियों से ज्यादा वहां नहीं हो सकते। शांति मुख्य बात थी। उसने प्यालों में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी, उसमें सिर्फ 2 घूंट चाय। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। तो जो 2 घूंट चाय थी उनको 1.5 घंटे पीना था। कैन यू इमेजिन दिस? जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो या फिर आप कभी बहुत ज्यादा थके भी होते हैं तो ये करके देखना कि बहुत थोड़ा सा कुछ भी लो और थोड़ी सी चाय लो, थोड़ा सा जो भी गर्म पानी वटेवर, और उसको 1.5 घंटे तक पीना है। तो हमारे दिमाग की जो थकान है वो धीरे 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 कम होती है। और उस 2 घुट चाय को करीब एक एक बूंद पीते रहे, नहीं, ओठों से लगाकर एक एक बूंद चाय वे पीते रहे। और करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। चुस्की भी कैसी, तो एक एक बूंद की चुस्की। 1.5 घंटे तक उन्होंने 2 घूंट चाय पी। लेखक ने पहले 10-15 मिनट में तो लेखक को बहुत परेशानी हुई कि कैसे 2 घूंट चाय को 1.5 घंटा पीना है।
1.5 घंटे तक खत्म नहीं होनी चाहिए वो चाय। लेखक को बहुत उलझन हुई। फिर उन्होंने देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे 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 धीमी पड़ती जा रही है। चिल्ड्रन, जब हम काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो एक प्रकार से दिमाग की जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है पूरा सक्रिय हो जा एक्टिव हो जाता है किसी चीज को समझने में, लिखने में, याद करने में। लेकिन जब इस प्रकार की जो विधि है कि 2 घूंट चाय को एक एक बूंद करके 1.5 घंटे तक पीना है, 15 मिनट लेखक को बहुत परेशानी हुई। लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके दिमाग की स्पीड कम होने लगी, उनका दिमाग बहुत शांत होने लगा। थोड़ी देर में तो बिल्कुल ही बंद हो गई। ने लेखक को ऐसा लगा कि उनके दिमाग की रफ्तार बिल्कुल बंद। फिर उन्हें क्या महसूस हुआ? मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा हूँ। इन्हें उन्हें ऐसा लगा कि वो उनकी जो अनुभूति थी कि वे अनंत काल में जी रहे हैं। इन्हें आजू बाजू क्या हो रहा है, उस पर्णकुटी के बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, सब बातों से उनका कनेक्शन टूट गया। इन्हें जो दिमाग की जो रफ्तार थी, जो हम जहां पर भी रहते हैं, हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें होती हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, सब सब हमारे दिमाग में आती जाती है कि हमारे बाजू में ये है, सामने कोई खड़ा है, बाजू के कमरे में कोई क्या बोल रहा है। ये हमारा दिमाग सबको एक्सेप्ट करते जाता है। लेकिन लेखक ने उस 15 मिनट के बाद उन्हें लगा मानो वे अनंत काल में जी रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि उनके दिमाग की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो कम हो रही है। थोड़ी देर में उन्हें लगा बिल्कुल बंद हो गई, और उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे अनंत काल में जी रहे हैं। और यहाँ तक कि सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। यानी ये जो चाय पीने की विधि है, इसकी यह खासियत है कि दिमाग की रफ्तार को बिल्कुल भी रोक देता है। और लेखक ने कहा कि जो सन्नाटा भी सुनाई देने लगा, सन्नाटा यानी जो शांति रहती है, वो शांति भी सुनाई देने लगी। यानी इतने ज्यादा उनका दिमाग की रफ्तार कम हो गई। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। यानी लेखक ने हम लोगों की बात बताई है, एक आम आदमी की बताई है। सब लोग अपने अपने ऊपर करके देखना कि हम जब हम क्या सोचते हैं। या तो हम पिछली कोई बात सोचते रहते हैं कि हमारे साथ कल ऐसा हुआ, या फिर आगे की बात सोचते रहते हैं, हम सुंदर सुनहरे सपने देखते हैं। तो मनुष्य यही इन्हीं दो कालों में जीता है, या तो भूतकाल में जीता है, पुरानी बातों को याद करता है, या फिर भविष्य में जीता है। तो लेखक ने भी हमें यही कहा कि वास्तव में हम अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि हम या तो भूतकाल में रहते हैं या हम भविष्य काल में रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है। वास्तव में हम देखें तो दोनों काल मिथ्या है, कि भूतकाल हम बदल नहीं सकते और भविष्य अभी हमारे सामने आया नहीं है। तो हम जो भूत और भविष्य में ही विचरते रहते हैं हमारे विचारों के द्वारा, वास्तव में हम गलत करते हैं। ये हम समय की बर्बादी करते हैं। एक तो चला गया, यानी भूतकाल तो चला गया, दूसरा अभी तक आया नहीं है। तो हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। तो चाय पीने की उस विधि के उपरांत लेखक को लगा, क्योंकि वो 2 चुस्की चाय उन्हें 1.5 घंटा पीनी थी, तो उन्हें पूरी तरह वर्तमान में जीना था। उस समय उन्हें भूतकाल भी याद नहीं आ रहा था और भविष्य काल भी याद नहीं आ रहा था। उन्हें क्या दिख रहा था? सिर्फ वर्तमान। ठीक है। एक नारद की भी कहानी है इसमें, कि नारद को जब विष्णु भगवान ने कहा ये जो प्याला दिया उसको तेल से भरा, कि इसको पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर लाओ, लेकिन उसमें से एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। आप लोगों ने, कई लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। तो नारद का और पूरा ध्यान किसमें था? उस तेल में था, कि इसमें पूरा भरा है, गिरना नहीं चाहिए। तो फिर जब विष्णु ने उससे पूछा कि अरे, तुमने ये जो प्याला लाने में तुमने कितनी बार मेरा नाम मुझे याद किया?
उसने कहा मैं कहाँ से याद करूं, मेरे सामने तो ये प्याला था जिसमें तेल भरा हुआ था, तेल गिरना नहीं था। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर हम भविष्य काल में जीते हैं। हम वर्तमान में तो कभी जीते ही नहीं हैं, और वास्तव में वही एक सत्य है। हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था। चिल्ड्रन, आई होप यू हैव फॉलोड दिस, कि 2 घूंट चाय 1.5 घंटा पीना, इसमें हमें पूरी तरह वर्तमान में रहना पड़ता है। क्योंकि यदि हम कहीं चले गए भूत में या भविष्य में, 2 घूंट चाय हम एक बार में पी जाएंगे, राइट। लेकिन उस चाय पीने की विधि में कि उसको एक एक बूंद करके आपको 1.5 घंटा पीना था। और इसलिए लेखक ने कहा कि भविष्य और भूत दोनों काल उनके दिमाग से उड़ गए, और एक वर्तमान क्षण सामने था, वह अनंत काल जितना विस्तृत था। इसका मतलब यही है कि जिस व्यक्ति ने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया, उसके पास कभी भी समय की कमी नहीं होती। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। हमारी यही एक समस्या होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ भी, कोई भी बात होती है तो पहला तो यही हमारा रहता है कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है। इसका कारण क्या है कि हम भूत और भविष्य में रहकर अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, चिल्ड्रन, लास्ट ईयर वी हैड वन चैप्टर महादेव देसाई, कि वो कितना 4 घंटे का काम 1 घंटे में करते थे। क्यों? यही चीज है कि वे पूरी तरह वर्तमान में जीते थे, और वर्तमान का एक एक क्षण का वे सदुपयोग करते थे, और इसलिए उन्हें वर्तमान क्षण अनंत काल जितना विस्तृत था। यदि हम भी इस प्रकार करने लगे, तो यदि हम वर्तमान में जीने लगे, तो हमारे पास कभी भी समय की कमी नहीं होगी। हमारा हर काम समय से पहले हो जाएगा, और हम कम समय में बहुत ज्यादा काम करने की काबिलियत हासिल कर लेंगे। और जिसने ये सीख लिया, तो वो जीवन में सफल होने ही वाला है। उसका जीवन या फिर उसका भविष्य अच्छा ही होगा। तो जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन है जापानियों को। तो जापान के लोगों को जैन ने यह एक बहुत बड़ी देन दी है, चा नो यू, चाय पीने की यह विधि। So I hope you have followed, children, and you don't understand only, you try to, जिसको हम कहते हैं कि अपने आचरण में उतारिए इसको, कि अभी तो आपके सामने प्री बोर्ड है, 22nd of this month only you will have प्री बोर्ड। सो एक एक क्षण का यदि आप उपयोग करेंगे, तो आपके सामने समय की कमी नहीं होगी। कि सबको यही लग रहा होगा इतनी जल्दी, अभी तो चैप्टर बचा है। तो आपको ये जो चैप्टर है, एंड यू डोंट वरी, अभी आप लोग वास्तव में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दे विल बी सेकेंड प्री बोर्ड ऑल्सो, ओके। सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग नाइसली। जब एक बार आपका अच्छे से पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, देन यू विल हैव टू go to another pre-board, okay, and I hope you will do it.